स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो होती है वो क्या किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले तो हम ये बात करें व्हाट इज़ इकोनॉमी। एक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है? इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। एक ऐसी व्यवस्था जिससे हम अपनी आजीविका कमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। जिसमें कोई अपना काम कर रहा होता है, कोई बना रहा होता है, कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, कोई वस्तु बेच रहा होता है, कोई सेवाएं बेच रहा होता है और उसी को बेचकर वो अपना प्रॉफिट या अपनी अर्निंग करते हैं। तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, जिससे हम अपनी आजीविका कमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसी का ही दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिनमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं सब पर कंट्रोल जो होता है कैपिटलिस्ट का होता है, पूंजीपतियों का होता है, या आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का होता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी सब पर कंट्रोल भी इन्हीं का ही होगा, सारे डिसीजन भी यही लेंगे, जो भी करना होगा वो यही करेंगे। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है, यानी कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द कैपिटलिस्ट। डिसीजन मीन्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, कितना बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो कैपिटलिस्ट लेंगे। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्शन यूनिट है उन पर ओनरशिप जो होगी वो भी कैपिटलिस्ट की ही होती है। और इनका जो मेन प्रोग्राम होता है, मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। और इसमें डिमांड और सप्लाई का जो रोल होता है वो मेजर होता है, यानी कि ये मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इनके सारे डिसीजन मार्केट के अकॉर्डिंगली होते हैं, कि मार्केट में जैसी डिमांड होगी उसी तरह का डिसीजन लेके बैठ जाएंगे। जिन प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसको मार्केट फोर्सेस के भरोसे छोड़ दिया जाता है। सेकेंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम प्लैंड इकोनॉमी भी कहते हैं, प्लैंड। और इसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। और सारे के सारे जो डिसीज़न हैं वो भी गवर्नमेंट लेती है, सारी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो सारा का सारा जो मामला होता है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। और इसमें कभी भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं किया जाता, मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हमेशा मोटिव होता है वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, जबकि प्लैंड इकोनॉमी या जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का ही सारा रोल होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी जो बातें होती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तीसरी इकोनॉमी जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें बोथ, दोनों का ही रोल होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है और पब्लिक सेक्टर का भी रोल होता है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटी, जो डिसीजन है या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ले लेती है, और बाकी प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो भी मामला होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। और इसमें दोनों ही बातें होती हैं, प्रॉफिट के लिए काम किया भी जाता है और नहीं भी, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा। तो इसमें दोनों का ही रोल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहाँ पर सब कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। इसी तरह से अगर हम बात करें, चाइना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स प्लैंड इकोनॉमी, एंड इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट जिसे मार्केट भी बोलते हैं, सोशलिस्ट जिसे प्लैंड भी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में सारा का सारा रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, सारे डिसीजन भी प्राइवेट सेक्टर लेता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा रोल गवर्नमेंट का होता है, सारे डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है।
प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जबकि गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों का ही रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती रहती है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उनको देख लेता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ प्रॉफिट से मोटिव होती हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, और कुछ का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। एंड इंडिया इज़ द बेस्ट एंड बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3 तरह की इकोनॉमी होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। We all know that very well that every individual have unlimited wants as well as limited means। हर व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरतें तो असीमित होती हैं और उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं या पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। मीन्स ही कांट सेटिस्फाई हिज ऑल वांट्स एट द सेम टाइम, यानी कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो होती हैं उसके रिसोर्सेज से हमेशा ज़्यादा होती हैं। क्योंकि उसकी एक वांट सेटिस्फाई होते ही 2 और वांट्स उसकी फिर से और तैयार हो जाती हैं। और सिमिलरली ये ही इकोनॉमी के बेस पर होता है कि हर इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, बट इकोनॉमी के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। No one single economy is so strong that it can satisfy all the wants of its people at the same time। कोई भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने देश की जनता की सभी वांट्स को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। मीन्स उसको भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि क्या कौन सी वांट सेटिस्फाई करे और कौन सी वांट सेटिस्फाई नहीं करे। तो मेन बात यह है कि ये जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने आती है कि क्या करें और क्या ना करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि सब कुछ तो एक साथ हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू बी, व्हाट टू डू इनिशियली, व्हाट टू डू लेटरली, क्या पहले करें क्या बाद में करें। तो ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, इसे ही इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। कि जब हमें डिसीजन लेना होता है क्या करें और क्या ना करें, या क्या पहले करें या क्या बाद में करें। और अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, तो देयर आर 3 मेन कॉजेज़। नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स। नंबर 2, लिमिटेड मीन्स। एंड नंबर 3, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। मीन्स पहली बात तो ये कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। अगर वांट्स लिमिटेड होती तो शायद कोई समस्या नहीं होती, ज़रूरतें अगर सीमित होती तो कोई समस्या नहीं होती, बट एक्चुअली हमारी ज़रूरतें जो हैं वो असीमित हैं। और उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, यानी कि अगर हम धन की बात करें तो धन हमारे पास हमारी आवश्यकताओं से कम है। अगर धन असीमित होता तो भी कोई समस्या नहीं थी, बट रियल लाइफ में हमारे पास मीन्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो मीन्स हमारे पास लिमिटेड हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, एक से ज़्यादा प्रयोग है। इस वजह से उन रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उनकी सप्लाई कम रह जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर दूध पीने के लिए काम आता तो दूध बहुत है, बट दूध के अल्टरनेटिव यूज़ हैं, इससे मिठाई भी बनेगी, चाय भी बनेगी, कॉफ़ी भी बनेगी, एटसेट्रा, और बहुत सारा कुछ है। तो इसलिए अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण मीन्स जो हैं वो और ज़्यादा स्केयर हो जाते हैं और फिर ये सारी समस्या हमारे सामने आती है। तो दीज आर द 3 मेन रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स। नंबर 2, लिमिटेड मीन्स। एंड नंबर 3, देयर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज मीन्स। और इस वजह से हमारे सामने समस्या आती है, क्योंकि जब वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और मीन्स लिमिटेड होते हैं तो एक स्कैरसिटी उभर कर आती है, दुर्लभता उभर कर आती है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी दैट इज़ स्केयर, और जहाँ स्कैरसिटी होगी डेफिनेटली वहाँ पर समस्याएं आएंगी ही आएंगी। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी फेस करनी पड़ती है और साथ ही साथ नेशनल लेवल पर भी ये फेस करनी पड़ती हैं। अब बात आती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मीन्स केंद्रीय आर्थिक समस्याएं।
कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, मीन्स नो वन सिंगल इकोनॉमी कैन सर्वाइव फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर फेस बाय एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आइदर इट मे बी कैपिटलिस्ट लाइक अमेरिका, इट मे बी सोशलिस्ट लाइक चाइना, और इट मे बी मिक्स लाइक इंडिया। ये कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनको सभी को फेस करना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बचा। फॉर एग्जांपल, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसको मौत को फेस करना पड़ेगा, चाहे फिर वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, मौत को फेस करना पड़ेगा, मौत से कोई नहीं बचा। तो ठीक इसी तरह सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती है जिनको सभी इकोनॉमी को फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमी कितनी ही रिच हो, कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो या कितनी गरीब हो, सबको ये फेस करना ही पड़ता है। और हर इकोनॉमी में आपको दिखाई देगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। बेसिकली तो ये 3 होती है, बट अगर हम चाहें तो इनको 5 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, क्या पैदा करें, क्या उत्पादन करें, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमें कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए, यानी कि हमें कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, हमें प्रोड्यूसर गुड्स भी चाहिए, हमें वार मटेरियल भी चाहिए, हमें राफेल भी चाहिए, और हमें पीस टाइम मटेरियल भी चाहिए, हमें बच्चों से रिलेटेड आइटम भी चाहिए, हमें बुजुर्गों से रिलेटेड आइटम भी चाहिए, हमें मेडिसिन भी चाहिए, मीन्स देयर आर अनलिमिटेड वांट्स। तो सबसे पहले तो हमें यही फेस करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, एंड इसके साथ ही करना पड़ता है एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं, इसलिए हमें हर चीज़ का क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा लगाए जाएँ, जिसकी क्वांटिटी कम करनी वहाँ पर रिसोर्सेज कम लगाए जाएँ। ऐसा ना हो कि जो चीज़ कम चाहिए उसमें हमने ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दिए और जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसके लिए फिर हमारे पास रिसोर्सेज बचे ही नहीं। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, तथा कितनी मात्रा में किया जाए, मात्रा भी हमें डिसाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट आती है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ का प्रोडक्शन एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। हाथ से भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा सकता है, मशीनों से भी किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से भी किया जा सकता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि ये जो समस्या है ये कम्प्लीटली टेक्निक से रिलेटेड समस्या है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टेक्निक। नंबर 1, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, and number 2, capital intensive technique। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टेक्निक, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक वी यूज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर रादर देन कैपिटल, यानी कि इसमें हम लेबर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कैपिटल का कम करते हैं। एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी यूज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल इन कंपेयर टू लेबर, इसमें हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर का कम। यानी कि लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी उस टेक्निक को यूज़ करेगी जिसको यूज़ करने में उसको फ़ायदा होगा, उसकी कॉस्ट कम से कम आएगी। फॉर एग्जांपल, अमेरिका जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है, और लेबर कम होने की वजह से वहाँ पर लेबर महंगी है, इसलिए उनकी कॉस्ट लेबर में ज़्यादा आती है। इंडिया जो है बिकॉज लेबर अबेंडेंट कंट्री है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है, और लेबर ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पर लेबर सस्ती भी है। मीन्स अल्टीमेटली वी शुड हैव यूज दैट पर्टिकुलर टेक्निक बाय विच वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट। हमें वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट हमारी कम से कम आए। एंड थर्ड वन इज़ फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। फॉर होम यानी कि अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, यानी कि क्या हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं या फिर मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे हैं। मीन्स पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं या फंक्शनल।
अगर हम मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये पहले ही डिसाइड करना होगा कि वाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग वी वुड लाइक टू प्रोड्यूस फॉर होम, किसके लिए, अपने लिए या बाज़ार में बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल, खाना घर में भी बनता है और खाना रेस्टोरेंट में बनता है। अब घर में जो खाना बनता है वो केवल अपने लिए बनता है, इसलिए उसमें हम क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करते हैं और कम ही रिसोर्स लगते हैं। जबकि रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है वो मार्केट में सेल करने के लिए होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा क्वान्टिटी होती है और वहाँ पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगे होते हैं। तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका ख़रीदार कौन है, कौन उसको कंज्यूम करेगा, क्या थोड़ी क्वांटिटी कंज्यूम होगी या ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम होगी। तो बेसिकली अपने पास 3 मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है जो कि सिलेबस में है। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे किया जाए, कौन सी टेक्निक से किया जाए। एंड नंबर 3, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, उत्पादन जो है वो किसके लिए किया जाए, आइदर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन और वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर मार्केट सेल। दैट्स वाई दीज आर द 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिनको पूरी दुनिया में हर कंट्री को ही सामना इसका करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री में वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। कोई भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो इन प्रॉब्लम से बच सके, इसलिए क्योंकि इनका सभी को सामना करना पड़ता है, इसलिए इनको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है।